हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर, आपका फिजिक्स टीचर, और आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर फर्स्ट, विद्युत आवेश और क्षेत्र, जो कि हम कंटिन्यू कर रहे थे। जिसकी एक वीडियो हमने जो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था, आवेश के बारे में हमने पढ़ा था कि आवेश क्या होता है, इसका एक हिस्टोरिकल व्यू यानी कि इसकी ऐतिहासिकता क्या थी आवेश की। इसमें फिर हमने आवेश के प्रकार के बारे में हमने समझा था, और हमने आवेश के मूल गुणों को समझा था। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने आवेश के जो मूल गुण हैं, जो फंडामेंटल उसके करैक्टर हैं, उनके बारे में हमने ये चीजें सीखी थी। और आज हम यहाँ सीखेंगे बच्चों आवेशन के प्रकार, यानी कि चार्जिंग का प्रोसेस क्या है। यानी अगर आप किसी बॉडी को आवेशित करना चाह रहे हैं तो उसका प्रक्रम क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। तो ये हम थोड़ा आज यहाँ पे देखेंगे कि आवेशन के प्रकार क्या है। आवेशन का प्रकार या आवेशन के प्रकार, या फिर आप इसको प्रक्रिया भी बोल सकते हो कि आपको अगर किसी वस्तु को आवेशित करना है तो उसकी क्या प्रक्रिया है। बेसिकली बच्चों, आवेशन के प्रकार की अगर हम बात करें तो आप किसी भी वस्तु को तीन प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। एक तो है आपका, अगर आप देखें, घर्षण द्वारा। क्या है जी? घर्षण द्वारा। दूसरा है आपका चालन द्वारा, और तीसरा है बच्चों क्या जी? आपका प्रेरण द्वारा। यानी अगर हमें किसी वस्तु को चार्ज करना है तो उसका, अगर आप देखें बेसिकली, तो तीन तरीका है, तीन प्रक्रिया आपकी हैं। एक तो घर्षण द्वारा आप किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हो, एक आप चालन द्वारा कर सकते हो, और एक आप प्रेरण द्वारा कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं, थोड़ा हम देखते हैं। पहला घर्षण द्वारा। अगर हम यहाँ देखें कि किसी वस्तु को घर्षण द्वारा कैसे आप आवेशित कर सकते हैं, तो इसका तो हमने थोड़ा कल भी देखा था कि घर्षण द्वारा हम ऐसी वस्तुओं को आवेशित करते हैं जो कि आपकी इंसुलेटर है, यानी कि आपकी अचालक हैं। जैसे आपकी प्लास्टिक की छड़ है, प्लास्टिक का कंघा है, आपका पेन है। तो इसमें हमने क्या बताया था कि जैसे आप देखें कि अगर आप अपने सूखे बालों में प्लास्टिक के कंघे को जब आप कंघी करते हो तो फिर उसके बाद वो जो कंघा है या कंघी है आपका छोटे छोटे धूल के कणों को, छोटे छोटे पेपर के कणों को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन। यानी कि जिस प्रक्रिया में किसी वस्तु को घर्षण के द्वारा, यानी एक वस्तु को दूसरी से रगड़ करके आवेशित किया जाता है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या जी? घर्षण द्वारा आवेशन। तो इसे बेसिकली यूज करते हैं हम प्लास्टिक की रॉड, यानी कि हमारे जो अचालक पदार्थ हैं उनको आवेशित करने के लिए। दूसरा, अगर आप देखें, इनके बच्चों नोट्स देख लेना, वैसे ज्यादा बोर्ड के पर्पज से ये आते नहीं है, लेकिन बेसिकली इनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरा है आपका चालन द्वारा। अगर आप देखते हैं कि अगर हम देखें तो चालन द्वारा हम ऐसे पदार्थों को आवेशित करते हैं बच्चों जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए। यानी कि आपके जितने भी चालक पदार्थ हैं, जितने भी कंडक्टर्स हैं, उनको जो चार्ज किया जाता है, जो आवेशित किया जाता है, वो चालन विधि द्वारा किया जाता है। कौन सी विधि द्वारा? चालन विधि द्वारा। इसमें जो आपके आवेशित कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या आपके आयंस वगैरह, उनके द्वारा आप पदार्थों को क्या करते हो, आवेशित करते हो। इस प्रक्रिया में हम किसी एक
आवेशित वस्तु के पास, मान के चलो ये कोई ए वस्तु है, ये पहले से ही आवेशित है, यानी पहले से ऑलरेडी ये चार्ज है, तो आप अगर इस आवेशित वस्तु के पास ये कोई दूसरी अनआवेशित वस्तु अगर इसके कांटेक्ट में लाते हो, बिल्कुल इसे टच करा दोगे, इसके संपर्क में लेके आओगे, तो आपकी ये जो वस्तु बी है ये भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, आवेशित हो जाएगी। ठीक है। और तीसरा जो थोड़ा सा आप अगर देखें आपके एनसीईआरटी बुक में थोड़ा डिटेल में भी दिया गया है, तो इस पे हम थोड़ा ज्यादा डिस्कस करेंगे, वो है हमारा प्रेरण द्वारा। क्या है जी, प्रेरण द्वारा। तो इसको तो अगर आप इंग्लिश में देखें तो घर्षण को हम बोल देते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसको कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, और अब हम डिस्कस करेंगे तीसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या जी, चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी प्रेरण द्वारा आवेशन। आप किसी वस्तु को प्रेरण द्वारा कैसे आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेरण द्वारा आवेशन अगर हम देखते हैं, यहां मुझे एक छोटा सा एक कोटेशंस मुझे याद आ रही है बच्चों, कि हमारे यहाँ ये कहावत है जनरली कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल लेता है। तो कुछ कुछ हम यहाँ ऐसा ये देखेंगे कि इस प्रेरण द्वारा क्या होता है कि ये प्रेरित करता है, एक जो वस्तु है आपकी वो दूसरे को चार्ज होने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन यहां पे ये दोनों वस्तु डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती। आप अगर देखें तो ये सीधे संपर्क में नहीं होती हैं, इनके बीच में एक डिस्टेंस होती है। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि हम किसी वस्तु को कि चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड में हम किसी वस्तु को जो चार्ज कर रहे हैं वो विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट में, यानी यहां आप एक चार्ज ऑब्जेक्ट के पास में, एक आवेशित वस्तु के पास में दूसरे को संपर्क में नहीं ला रहे हो, ये एक तरीका से असंपर्क विधि भी है आपकी। तो प्रेरण में क्या होता है कि अगर आपके पास ये कोई आवेशित वस्तु है ए, कैसी है, आवेशित वस्तु ए है, हमने इसको मान लिया कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमें जैसे चार्ज करना है, तो इसे चार्ज करने के लिए हम क्या काम करेंगे, हम इसके पास एक रॉड लेके आएंगे, जो चार्ज रॉड यानी कि आवेशित छड़ हम लेके आएंगे। कि अगर हमने कांच की छड़ ली तो कांच पे कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है, तो ये हमने धन आवेशित कांच की छड़ को, जब आप ये अनआवेशित वस्तु, ये ए जो है हम लेके चल रहे हैं कि एक अनआवेशित वस्तु है, इसको हमें आवेशित करना है, इसके पास में लेकर के आते हैं, तो होता क्या है कि इस धन आवेश का जो सजातीय आवेश है वो तो इससे प्रतिकर्षित होता है, और जो विजातीय है वो इसकी तरफ आकर्षित होता है। अब इस वस्तु को आपको एक अचालक स्टैंड पे रखना होता है, इस पर अचालक स्टैंड पे। ऐसा क्यों? क्योंकि अचालक स्टैंड पे रखने पर जब ये ऑब्जेक्ट चार्ज होगा तो इसका पूरा आवेश पृथ्वी में समाहित नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो धन आवेशित कांच की छड़ यहाँ लेकर के आए हैं, तो इस वस्तु ए यानी इसके पास में तो आएगा आपका विजातीय आवेश यानी कि नेगेटिव, और इसके दूसरे वाले भाग पे यानी कि जो इसके समीप वाला भाग है वहां तो नेगेटिव, और दूसरे वाले भाग पर कैसा आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, यानी कि यहां आपका ये धन आवेश आ गया। फिर आप क्या काम करेंगे, इस छड़ को अगर आप फिर धीरे से क्या करते हैं, जैसे अगर हटाते हैं, ठीक है, या फिर आपको क्या करना है कि अगर हमें इसे टोटली ये एक ही गोला हमारे पास है, एक ही वस्तु है, और हमें इसे एक ही चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज हमें इसको लेके आना है, तो हम इसे फिर क्या करते हैं, इसका एक कॉर्नर अगर आप ग्राउंडेड कर देंगे, तो ग्राउंडेड करने पर क्या होगा, यानी ये अर्थिंग हो गया, तो ये आपका फिर टोटल नेगेटिव चार्ज ये आपका ऋणावेशित हो जाएगा। स्फीयर एक ऐसा हो जाएगा टोटल ऋणावेशित हो जाएगा अगर आप इसे ये अर्थिंग कर देंगे तो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि आप इसके पास एक दूसरा गोला लेकर के आए, ठीक है, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक में ये आपको पूरा डायग्राम बना करके प्रॉपर्ली समझा रखा है। तो आप अगर देखें तो इस तरीका से प्रेरण द्वारा आपने बिना इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए बगैर ही
अपनी इस वस्तु ए को क्या कर लिया है, ऋण आवेशित कर लिया है, यानी इस पे हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया है। ठीक है, आगे इसमें क्या है कि अगर आपके पास दो स्फेयर हैं, आप उन दोनों स्फेयर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम का नहीं है, आप ये वहां से थोड़ा पढ़ लेना, ऋण द्वारा ये आपको थोड़ा तो समझ में आ गया होगा। इसके साथ आता है हमारा इसमें कूलाम का नियम, जो हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों कूलाम का नियम। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है कूलाम का नियम, तो वो हम थोड़ा यहां आज डिस्कस करेंगे। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। भाई आवेशों से हमें एक बात पता चल गई, पीछे हमने जो बच्चों देखा था कि भाई जो सजातीय आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन कितने फोर्स के साथ इनके बीच में कितना बल लगता है, कितने बल से ये आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, इस चीज को हम पता कर सकते हैं कूलाम के नियम के द्वारा। तो भाई ये वैज्ञानिक कूलाम हुए, कूलाम महोदय ने हमें बताया कि अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, यानी कि दो आवेश हैं Q1 और Q2, ये दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं और वो दूरी अगर हम लेकर के चलें R, तो अगर हम ये ले रहे हैं कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, या फिर आप इसे नेगेटिव नेगेटिव भी मान सकते हो, या एक आवेश पॉजिटिव और दूसरा आवेश आप नेगेटिव भी ले सकते हो, तो उससे कूलाम के नियम पे यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके बीच लगने वाले बल पर, बस उनकी टेंडेंसी बदल जाएगी कि अगर सजातीय आवेश हैं तो बल प्रतिकर्षण का होगा और अगर आपके विजातीय आवेश हैं तो बल आकर्षण का होगा। तो कूलाम ने क्या बताया कि भाई इनके बीच में जो लगने वाला बल है ना, अगर हम इस फोर्स की बात करें तो कूलाम ने बताया कि भाई ये जो बल है आपका, ये एक तो अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों? इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, Q1 Q2 के, और एक ये दूसरा व्यतक्रमानुपाती होता है। किसके व्यतक्रमानुपाती? इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है इसके वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता है। अब अगर आप इन दोनों नियमों को एक साथ मिलाते हैं तो क्या लिख सकते हो कि फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमको पता है कि जब भी ये अनुक्रमानुपाती का साइन हम हटाते हैं तो यहां पर एक नियतांक लेना होता है। क्या लेना होता है बच्चों? नियतांक। तो हमने वो नियतांक ले लिया K, कप्पा कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये बल कितना हो गया? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर इस K की जो वैल्यू है, अगर आप ये देखें यहां K किसके इक्वल है? इस K की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। K की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। और अगर आप इसके आंकिक मान की बात करें, अगर हम क्या देखें, इसका आंकिक मान देखें, तो आंकिक मान क्या होगा इसका? इसका आंकिक मान होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 का 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये इसकी अगर आप यूनिट देखें कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 पूरे की वैल्यू क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ पे ये के क्या है? एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसकी वैल्यू क्या होती है, इसका मान क्या होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो आंकिक मान होता है, वो 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो बच्चों ये है हमारा कूलाम का नियम। इसको हम सदिश रूप में भी लिख सकते हैं।
अभी हम देखेंगे आगे सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, ठीक है। और यहां पर एक नई चीज भी आई है, एप्सिलॉन जीरो आई है ना, आपको बिल्कुल एकदम ये दिख रहा होगा, यहां पे एक ये नई चीज आई है एप्सिलॉन जीरो। तो ये क्या है, इस पे भी हम अभी आगे चर्चा करेंगे कि एप्सिलॉन जीरो भाई क्या है ये, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि कूलाम के नियम का अगर हम सदिश रूप देखें तो सदिश रूप कैसे होगा। कूलाम के नियम का सदिश रूप, भाई क्योंकि हमें पता है बल क्या है, एक सदिश राशि है, तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में अगर हम लिखना चाहें तो सदिश रूप में हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए वही हमने लिया कि भाई दो, अगर हम ये मान के चलें कि ये ऑब्जेक्ट ए है, इस पे ये चार्ज है आपका Q1, ये है आपका दूसरी वस्तु अगर हमने ली B, ठीक है, ये B ऑब्जेक्ट है और इस पे हमने चार्ज क्या लिया है, अगर हम इस पे चार्ज देखें Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने क्या ले ली है, R ले ली है जी, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है यहाँ बल कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण का लगेगा। अब सदिश रूप में क्या होता है, सदिश रूप में बच्चों आपको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हमें होती है। तो यहां हम ये मान करके चलेंगे कि ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये Q1 जो है, इस Q2 पे फोर्स लगाएगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, F12 और F21, यानी अगर इस Q1 पर हम इस 2 के द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स देखते हैं तो F12 हम इसे लिखेंगे। F12 का मतलब क्या है कि इस चार्ज Q1 पर फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, Q2 के द्वारा, और F12 वेक्टर किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि आवेश तो आपका सदिश नहीं है, तो यहां तो सीधा आएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो किधर की तरफ लगेगा, भाई अगर आप इसमें देखते हैं तो इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए आ जाएगा आर कैफ, या हम लिख देंगे आर कैफ, या बिल्कुल सिंपल आप ये भी लिख सकते हो R21 कैफ, यानी 2 से 1 की ओर, ये भी लिख सकते हो आप R21 कैफ, और इसको आप सिंपल R स्क्वायर लिख लीजिए, या R12 भी आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं F21 वेक्टर हमको लिखना हो, यानी कि इस चार्ज 2 पर चार्ज 1 के द्वारा कितना बल लगेगा, तो वो अगर हम देखते हैं F21 वेक्टर, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इनटू ये आपका आ जाएगा R12 कैफ, यानी कि 1 लगा रहा है 2 पर, तो डायरेक्शन क्या होगी, A से B की ओर, और इधर क्या होगी, B से A की, ठीक है। तो ये कैफ क्या बताता है, ये एकांक सदिश है आपका, और ये एकांक सदिश हमको दिशा बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो अगर आप ये देखें, ये हो गया सदिश रूप। यहां से आपको एक चीज बच्चों क्लियर हो रही होगी कि ये दोनों परिमाण में तो बराबर हैं, किंतु इन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। यानी अगर आप देखें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि F12 वेक्टर इक्वल है लेकिन अपोजिट है भाई किसका, 2 1 वेक्टर, यानी F12 वेक्टर इक्वल और अपोजिट है। अगर हम ये देखते हैं कि इस 1 पे 2 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है रिपल्सन का, तो वो क्या है, ऐसी 2 पे 1 के द्वारा या 1 पे 2 के द्वारा, इन दोनों का परिमाण तो बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है दोनों की। तो इससे हमें क्या पता चला, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भाई भौतिक सार्थकता बताओ, कूलाम के नियम का सदिश रूप जो आपने लिखा है इसकी भौतिक सार्थकता क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो भाई इससे हमें दो चीजें तो बड़ी क्लियर हुई, दो चीजों के बारे में हमें पता चला। पहला तो हमें पता चला कि जो कूलाम का नियम है ना, ये इससे हमें पता चला कि यहाँ जो ये बल लग रहे हैं ये न्यूटन के तृतीय नियम को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है जी, फुलफिल कर रहा है न्यूटन के तृतीय नियम को, तो थर्ड लॉ है, यानी न्यूटन के तृतीय नियम का पालन कर रहा है कौन,
कूलाम बल, जो आपका एक कूलाम बल है, कूलाम फोर्स जो है आपका, ये न्यूटन के इस तीसरे नियम का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। अगर हम इसे सदिश रूप में नहीं लिखते तो शायद हमें ये नहीं पता चलता। तो यही इसके सदिश रूप की भौतिक सार्थकता है। दूसरा हमें ये पता चला कि भाई जो कूलाम बल है वो केंद्रीय बल है। कैसा बल है भाई, केंद्रीय बल, यानी सेंट्रल फोर्स है। अब सेंट्रल फोर्स कौन सा होता है, केंद्रीय बल कौन सा होता है, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा कि केंद्रीय बल अगर किन्हीं दो चार्जों को मिलाने वाली ये जो रेखा है, जो लाइन है, इसी के अनुदिश अगर कोई बल लगे, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग कोई अगर बल लगता है तो उसे हम कहते हैं केंद्रीय बल। क्या कहते हैं, केंद्रीय बल। तो यहां से हमें यह भी पता चला कि भाई ये कैसा है, केंद्रीय बल है। जो कूलाम बल है वो कौन सा बल है, केंद्रीय बल है। तो दो चीजें हमें पता चला कि एक तो ये न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है और एक ये सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कूलाम का नियम क्या है और आपका कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या है। ठीक है, इसी में अगर हम एक छोटा सा देखें कि जो हमने लास्ट वीडियो में एक मूल गुण, आवेश के मूल गुणों के बारे में जो डिस्कस किया था, तो उसमें एक टर्म आया था आवेश की परमाणुकता, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश की परमाणुकता। तो उसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस तरीका से आ जाता है। वैसे तो इसके न्यूमेरिकल भी हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से, लेकिन क्योंकि वो टॉपिक लास्ट वाली वीडियो में हो चुका है तो उसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, कूलाम का नियम आपको समझ में आया होगा, कूलाम के नियम का सदिश रूप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम एक छोटा सा वो और देख लेते हैं कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश की जो परमाणुकता थी कि चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस Ne। इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आ जाते हैं आपको, जैसे ये कहता है कि किसी पदार्थ से या किसी वस्तु से अगर 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन या 10 की पावर 19 कुछ भी XYZ अगर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई हो कि अगर इतने इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होते हैं, तो कितना आवेश का स्थानांतरण हुआ। आप अगर ऐसे मान के चलें कि भाई यदि अगर हम देखें n की वैल्यू क्या है, अगर मान के चलो जैसे 10 की पावर आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे आपका 10 की पावर आपने ले लिया 16 ले लीजिए, अगर इतने इलेक्ट्रॉन हैं, ये किसी एक वस्तु से इतने इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, तो आवेश कितना होगा। तो भैया सिंपल आपका आवेश क्या होगा, आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से कि आवेश होगा आपका Q इक्वल टू Ne। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो 10 की पावर 16। E क्या है, E के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि इसका अंकिक मान मैंने बताया था कि 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ठीक है, तो अगर आप ये देखें तो कितना बचेगा, ये माइनस के 19 है, प्लस के 16 है, तो ये बचेगा 1.6 और 10 की पावर माइनस के 3 कूलाम, यानी इतना चार्ज आपका स्थानांतरित होगा। तो इस तरीका के न्यूमेरिकल इस पे आ जाते हैं। कई बार क्या देता है कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में ये भी पूछ लेता है कि अगर आपका चार्ज क्या हो, 1 कूलाम हो, तो इस 1 कूलाम चार्ज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो कि जब हमें पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, Ne है, Q की वैल्यू 1 कूलाम, N हमें पता नहीं, स्मॉल e की 1.6, 10 की पावर माइनस के 19। तो अगर ये गुणा की चीज हम बराबर से इधर लेके आएंगे तो भाग में जाएगी, इज इक्वल टू n, माइनस का 19 अगर आप वो ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि जब भी ये कोई संख्या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 10 की पावर माइनस के 19 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का अपॉन 1.6। यहां अगर आप देखें तो आपका n इक्वल टू क्या होगा, इसे तो आप ऐसा लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18, क्योंकि अभी भी ये 19 ही है भाई, पावर 1 और 18, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो 18 और 19 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अपॉन 1.6। अब इस 1.6 का अगर भाग आप 10 में देंगे तो लगभग ये आपका 6.25 के आसपास आपका आएगा।
तो इतने इलेक्ट्रॉन यानी कि एक कूलाम चार्ज में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.25 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन आपके होंगे। तो इस टाइप के छोटे छोटे बहुविकल्पीय प्रश्न आपके जो एमसीक्यूज हैं वो आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, आप अगर देखें तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारा कूलाम का नियम तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, इसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। थैंक यू बच्चों।